बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े को लेकर फ़रक़ीन के अलावा बाकी तकरीबन तमाम ममालिक चाहते हैं कि जंग बंदी हो जाए। लेकिन सोचने की बात यह है कि कुछ ममालिक क्यों चाहते हैं कि ये तनाज़ा जल्द से जल्द इख्तिताम को पहुँचे, क्योंकि अब भी कुछ और भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक हैं बराह रास्त उसकी लपेट में आ रहे हैं। तो हूती बागी हैं, उन्होंने इसराइल के लिए नरम गोशा रखने की पादाश में एक बड़े मुसलमान मुल्क पर भी हमला कर दिया। हूती बागियों की कार्रवाई से लेकर आखिरकार वही हुआ है ना जिसका डर था कि इंडियन नेवी और हूती बागी बहरे अमर में आमने सामने आ गए हैं। अफगानिस्तान से एक वीडियो जारी की गई है, इसमें एक शख्स जो खुद को फ़लस्तीनी तंजीम का तर्जुमान अबू उबैदा बता रहा है और अवामी जलसे से खिताब कर रहा है। इससे पहले अबू उबैदा की अफगान तालिबान के साथ एक तस्वीर आई थी, उसकी क्या हकीकत है उसका भी मैं ज़रा बताऊंगा आपको। और पोप फ्रांसिस जो कि ईसाइयों के बड़े मजहबी पेशवा हैं और पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं, उन्होंने अब तक इसराइल के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया। इसराइल और फ़लस्तीन के मौजूदा तनाज़े को रुकवाने के लिए कतर एक बार फिर सरगर्म है और इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के चीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। जबकि दूसरी जानिब जंग बंदी को लेकर हमास की क़यादत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इससे पहले कि हम आगे चलें, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलेगी। पोप फ्रांसिस जो कि ईसाइयों के बड़े मजहबी पेशवा हैं, पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है उन्होंने इसराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पोप फ्रांसिस ने हफ्तावार दुआ जो अपनी की, उसमें इसराइल के चेहरे से नकाब उतार के फेंका और आलमी बिरादरी का ज़मीर झंझोड़ने की एक कोशिश की कि गाजा पर इसराइली हमला जो जंग नहीं है, दहशत गर्दी है। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गाजा में इसराइली फौज के हाथों 2 मसीही ख्वातीन के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि गाजा से मुसलसल संगीन और दर्दनाक खबरें आ रही हैं। निहत्थे शहरियों को बम या गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा इस मुकद्दस मकामात के अंदर भी ऐसे हमले हो रहे हैं। स्नाइपर ने चर्च में खातून और उसकी बेटी को मारा और कुछ कहते हैं ये दहशत गर्दी है, ये जंग है। हाँ, ये दहशत गर्दी है। खुदा जंग रोकता है, कमान और नेज़े तोड़ता है। आए खुदा से अमन के लिए दुआ करें। तो चंद एक हुकूमतों के सिवा अब इजरायली जारियत का साथ पूरी दुनिया में किसी ने नहीं दिया। पोप फ्रांसिस का मौक़िफ़ मगरबी अवाम उन्नास का मौक़िफ़ है, क्योंकि मौजूदा तनाज़े के अंदर मगरबी अवाम ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती की एक तारीख रकम की है। पोप फ्रांसिस के बयान ने पूरी दुनिया के दिल जीत लिए और इस बयान को जारी करते हुए किसी भी किस्म की पॉलिसी या दबाव को नहीं उन्होंने मद्देनजर रखा। लेकिन इसराइल अपनी हटदर्मी पे कायम है और फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहाना कार्रवाई रखे हुए है। इजरायली फ़ज़ाइया जो है उसने एक और कैंप पे बमबारी से तकरीबन 90 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। तो गाज़ा के एक कैंप में शहाब खानदान के घर को भी निशाना बनाया गया और इजरायली हमले के नतीजे में 20 अफराद शहीद और 100 जख्मी हो गए, जबकि हमले में करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। इजरायली फोर्सेस ने गाज़ा के कमाल अदवान अस्पताल का मुहासरा ख़त्म कर दिया। ताहम WHO जो है उनके सरबराह ने कहा कि शुमाली गाज़ा में इस अस्पताल की तबाही की मजम्मत करते हुए कहा कि ये अस्पताल के गैर फ़ाल होने से तकरीबन 8 अफराद अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौज की जानिब से नूर शम्स कैंप पे जारहाना कार्रवाई की गई और इजरायली तैयारे के हमले में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि इजरायली फोर्सेस ने एम्बुलेंसेस को भी कैंप्स में जाने से रोक दिया। 7 अक्टूबर के बाद से पहली बार इजराइल के इलाके की तरफ से बॉर्डर क्रॉसिंग के रास्ते में इमदादी ट्रक जो है वो गाजा में दाखिल हुए। गाजा में 4 रोज से बंद मवासलात और इंटरनेट सर्विसेज फिर जुज़ी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई हैं और इसराइल और फ़लस्तीन के मौजूदा तनाज़े को रुकवाने की खातिर कतर एक बार फिर सरगर्म है। तो इसराइली खुफिया एजेंसी जो मोसाद है उसके चीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। मिस्री हुकाम का कहना है इसराइल और हमास जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार हैं, ताहम दोनों फरीक़ैन को मुआहदे की तफसीलात पर इख्तलाफात हैं। तो हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले यरगमालियों की फहरिस्त जो है यकतरफा तौर पर तैयार करने और इजरायली फ़ौज से पहले की मुतय्यन करदा हदों में भी पीछे हटने का मुतालबा किया गया। दूसरी जानब इसराइल ने जंग बंदी का वक्त और दौरानिया तय करने के साथ रिहा किए जाने वाले यरगमालियों की फहरिस्त देखने का मुतालबा किया। तो याद रखना कि कतर और मिस्र के गाजा में नई जंग बंदी के मुआहदे के लिए कोशिशें तो जारी हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए होने वाले मुज़ाकरात के सिलसिले में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह की कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत जो है वो पॉजिटिव रही है। तो इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रात मुज़ाकरात होने का इशारा दिया और आखिर आज गाजा में जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। तो दूसरी जानिब हमास ने भी गाजा में इसराइल के हमले हमेशा के लिए रुकने तक किसी किस्म के मुज़ाकरात और यरगमालियों की रिहाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वो कहते कर लो। उधर अमरीकी वज़ीर दिफा कल इसराइल का दौरा कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा
حکام کے مطابق وہ جو ہے غزہ میں جنگ بندی کی مدت کا تعین کرنے کے لیے اسرائیل پہ دباؤ ڈالیں گے تو موجودہ تنازع اور طویل اور تھکا دینے والا ہے، اور عالمی برادری اب اسے تنگ آ چکی ہے، جبکہ فلسطینی جنگجو اور اسرائیلی حکومت اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے۔ موجودہ تنازع جو ہے زبردستی مختلف ممالک کو کھینچ کھینچ کے اپنی طرف لایا۔ یورپین ملک فرانس جو ہے یا ایشیا ملک بھارت، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطینی، لبنانی اور یمنی تنظیموں نے موجودہ تصادم کو لے کے بڑی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ تو اس تنازع نے جہاں غزہ کی معصوم آبادی اور شہریوں سے ان کے عزیز و قارب چھین لیے، وہ وہیں پہ پوری دنیا کی تجارت، امن اور معیشت کا نقشہ بھی تبدیل ہو گیا، اور اس تنازع کے پوری دنیا پہ اثرات دیر پا ہوں گے، اور دنیا کو تجارت کے لیے محفوظ بنانے میں وقت لگے گا، کیونکہ امریکہ بہت زیادہ دباؤ کے باوجود یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے ہچکچا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کو اس سے اپنے خلاف مزید محاذ کھلنے کا اندیشہ ہے۔ تو حوثی باغیوں نے اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ایک مسلمان ملک پر حملہ کر دیا۔ آج سے کچھ سال یا مہینے پہلے بھی یمنی جو تھے وہ دنیا کی سب سے مجبور اور آپ سمجھیں گری ہوئی قوم تھی، لیکن اس وقت تو دنیا میں اپنے آپ کو ایک عالمی طاقت کے طور پہ تو منوا چکے ہیں۔ حوثی کبھی یمن پہ حکمران ہوا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ حالات و واقعات کا شکار ہوتے ہوتے طاقت و معیشت ہر چیز گنوا بیٹھے۔ یمنی حوثیوں کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ دنیا کے منظر نامے پہ ایک لمبے عرصے کے بعد حوثی سعودی یمن تنازع اس میں ابھر کر سامنے آئے، جو لمبا عرصہ چلتا رہا۔ بہرحال اس تنازع میں حوثیوں نے ایک لمبی مزاحمت کی بنیاد رکھی، لیکن بعد ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات معمول میں آنے کے بعد حوثی باغیوں اور سعودی عربیہ کے درمیان کشیدگی کا اختتام تو ہو گیا، لیکن دنیا کی کسی خفیہ ایجنسی اور قیادت کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسرائیل فلسطین موجودہ تنازع کے سب سے طاقتور امیدوار جو ہے وہ حوثی باغی نکلیں گے۔ تو حوثیوں نے بحر احمر کے اندر دنیا کی تمام طاقتوں کو کامیابی کے ساتھ للکارا ہے، لیکن اب حوثی باغیوں کی طرف سے بڑے مسلمان ملک یعنی مصر کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آ رہی۔ مصری حکام کے مطابق انہوں نے صحرائے سینا کے علاقے میں یمنی حوثیوں کی طرف سے فائر کیے جانے والے میزائل کو انٹرسیپٹ کیا۔ مصر خطے کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی مسلمان ملک ہے، اور اس کی موجودہ قیادت کے اسرائیل کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں، تاہم ابھی تک حوثیوں نے اس کے متعلق کوئی بیان نہیں جاری کیا۔ تو بحر احمر میں حوثی باغیوں کی طرف سے انڈین جہاز کے خلاف کارروائی کے بعد بحر احمر میں انڈین نیوی کی پیٹرولنگ کی بھی خبریں آئی ہیں۔ انڈین نیوی نے حوثی باغیوں کے علاقے میں گشت کیا، تاہم اس میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آیا۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک شخص جس نے فلسطینی تنظیم کے مشہور ترجمان ابو عبیدہ کا حلیہ اپنایا ہوا ہے، لوگوں سے خطاب کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ بحث چھڑی ہوئی کہ آیا شخص اصل ابو عبیدہ ہے، نہیں تو وہ ایکچولی ایک افغانی ہے جس نے ابو عبیدہ کی طرح نقاب اوڑھا ہوا ہے۔ اب چونکہ ابو عبیدہ مسلمان جہادیوں میں اس وقت تک پسندیدہ شخصیت ہے، لہٰذا مسلمان نوجوان ان کے اس وقت سٹائل کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی جو لیٹسٹ اطلاع آئی ہے میرے پاس، وہ بڑی عجیب سی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمام ملکوں نے اسرائیل کسی قسم کی تجارت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک اب یہ بحر احمر جو ہے یہ پیسفل نہیں ہوتا، ہمارے شپس جو ہیں وہ جا نہیں سکتے اسرائیل۔ تو اسرائیل کو اب بہت شدید اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں یہ کیس طرح ڈیولپ ہوتی ہے، بٹ اس کو شیئر کریے گا، اس کو لائک کریے گا، اس کو سبسکرائب کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔